और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक ने जिन संपत्तियों को कब्जाया था उसे मुक्त कराने की कोशिश अब होने जा रही है। कब्जा मुक्त कराने के लिए आयोग बनाने की तैयारी में यूपी सरकार है और जल्द ही इस आयोग का गठन हो सकता है, इसका ऐलान हो सकता है। अतीक अहमद से सताए लोगों से एप्लीकेशन ली जाएगी, जांच की जाएगी और किस तरीके से इनकी जमीनों को वापस कराया जाए इस पर आयोग काम करेगा। आपको बता दें कि लोगों की काफी जमीनों को अतीक ने कब्जा कर लिया था, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार एक आयोग का गठन करने जा रही है। जल्दी इस आयोग का ऐलान हो सकता है और इसका मकसद यह है कि अतीक ने जिन संपत्तियों को कब्जा किया उसे मुक्त कराया जाए या पीड़ितों को वापस लौटाया जाए। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से अतीक का आतंक था वो किसी से छिपा नहीं है, कुछ लोग सामने आए, कुछ नहीं आ पाए। ये जो आयोग बनाने की तैयारी है इसको लेकर क्या जानकारियां मिल रही हैं, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है? अवधेश, देखिए, गृह विभाग के एक आला अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की थी कि ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई आयोग बनाया जा सकता है। चूंकि लंबे समय से, जब से उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद से अतीक का मामला हाईलाइट हुआ लगातार कि किस तरह से उसने अपने एक मुकदमे में गवाह को मार दिया, तो एक दहशत का माहौल बन गया था। और उसके बाद जो अन्य मुकदमों में गवाह थे या उससे पीड़ित अन्य लोग थे, तमाम लोग थे, चाहे वो प्रयागराज में रहे हों या लखनऊ में रहे हों या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में रहे हों, उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया था, आगे आना बंद कर दिया था। कई गवाहों के पलटने की भी आशंका थी कि वो अपनी गवाही से मुकर जाएंगे। तो ऐसे में दहशत का माहौल हो गया। लेकिन अतीक की हत्या के बाद, अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद ये लोग सामने आए हैं और तमाम ऐसे लोग जिनकी ज़मीनें अतीक ने कब्जा कर रखी थी, बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं, बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं जिनकी ज़मीनों पर कब्जा किया था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं जिनकी ज़मीनों पर अतीक ने कब्जा करके रखा था। वो सब आगे आने लगे धीरे धीरे। छोटे से छोटे लोग और बड़े से बड़े लोग जो अभी तक खामोश बैठे थे, जिनकी एफआईआर दर्ज थी या जिनकी तरफ से एफआईआर नहीं हो पा रही थी, पुलिस के पास जाते थे तो उनको अतीक के प्रभाव की वजह से भगा दिया जाता था। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी ज़मीनें वापस दिलाने के लिए ये चर्चा हुई गृह विभाग में और वहाँ के अधिकारियों ने इसकी एक तरह से इशारा किया है कि बहुत जल्द एक आयोग ऐसा गठित होगा जो जितनी भी संपत्तियाँ कब्जा करके रखी हैं अतीक ने, उनको वापस दिलाया जाएगा। ये प्रोसीजर क्या होगा, आयोग में कितने सदस्य होंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इसमें 3 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कुछ रिटायर्ड आईपीएस होंगे, कुछ शासन के अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी वो हो सकते हैं, आईएएस अधिकारी, और ऐसे लोगों को मिला के ये आयोग गठित किया जाएगा। सीधे कोई भी व्यक्ति उस आयोग में आकर अपनी शिकायत कर सकता है, जो जमीन के उसके दस्तावेज हैं या कोई एफआईआर अगर उसने दर्ज कराई है या एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, उस पर सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसे सभी दस्तावेज लेकर वो आएंगे, आयोग के पास सीधे आएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। इसके लिए एक कोई ईमेल आईडी जारी की जा सकती है, कोई नंबर जारी किया जा सकता है। या फिर विवेक, एक चीज और भी है कि आयोग जब इस तरीके से जांच शुरू करेगा तो तमाम दस्तावेज संबंधित मांगे जा सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री क्या रही है, आपने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो शिकायत दर्ज नहीं हुई या प्रक्रिया नहीं हुई। ऐसे में तो वो तमाम लोग भी उजागर होंगे जो अतीक का पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे। ऐसे तमाम लोगों का खुलासा होगा इस जांच में आयोग के। अवधेश, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अतीक की मदद कर रहे हो। बहुत ज़्यादा जो वजह बताई जाती है वो डर बताया जाता है। अधिकारी जो प्रयागराज में होंगे या लखनऊ में होंगे, जहाँ पर उसका प्रभाव क्षेत्र है, कौशाम्बी में, इसी तरह से अन्य जनपदों में जहाँ अतीक का खौफ चलता है, उसको पॉलिटिकल पावर भी उसके पास थी, 2 बार का पूर्व सांसद रहा, विधायक रहा कई बार, तो राजनीतिक संरक्षण भी उसको कहीं ना कहीं मिला था तमाम दलों से। तो ऐसे में प्रभाव से ज़्यादा उसका खौफ इन अधिकारियों पर हावी था। तो बहुत हमने पहले भी देखा कि मुख्तार को कई लोगों ने मदद की, उसमें भी कहा गया कि एक और बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और बड़ी खबर है, माफिया अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम का खुलासा हुआ है। लखनऊ के मुस्लिम इलाकों में अतीक के नाम पर करोड़ों की जमीनों का अवैध कारोबार है। ठाकुरगंज, सादतगंज, हसनगंज, दुबग्गा, काकोरी माल, मलिहाबाद में साम्राज्य फैला हुआ है। मोहम्मद मुस्लिम से लगातार पूछताछ में संपत्ति को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। बहराइच में रोडवेज से लेकर दरगाह इलाके तक अतीक ने कई जगहों पर अपने करीबियों को बसाया और अतीक के नाम पर मोहम्मद मुस्लिम ने 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां बनाई। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, यही वो साम्राज्य है
जो लोगों को डराकर धमकाकर लूटकर बनाया गया, और ये जो तमाम संपत्तियां हैं शायद इनके अब जो असली वारिस हैं उनको शायद न्याय मिल पाए। बिल्कुल अवधेश, देखिए मोहम्मद मुस्लिम सिर्फ एक नाम है। ऐसे अतीक के पास बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 200, 400 करोड़, 1500 करोड़ की संपत्तियां हैं। जो बिजनेस हैं उसमें वो साझेदार हैं, जो ज़मीनें हैं, शॉपिंग मॉल है, बड़े बड़े मॉल हैं, रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे जो ऐसी जगह हैं जहां पर फार्म हाउस बना रखे हैं। इस तरह की संपत्तियां बहुत सारे लोगों के पास हैं। मोहम्मद मुस्लिम सिर्फ उसमें से एक छोटा सा शख्स है जिसके पास 200 करोड़ के आसपास की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। और एसआईटी जो बनाई गई है पूरे मामले की जांच के लिए, चूंकि मोहम्मद मुस्लिम को भी कुछ दिन पहले हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। उसका नाम आया था, प्रयागराज का रहने वाला है, करेली का, और वो यहाँ करीब 15 साल पहले लखनऊ आ गया था। लखनऊ में उसने कारोबार अपना शुरू किया। बिजनेस जो उसकी राजनीतिक संरक्षणदाता थे उनके साथ मिलकर उसने बिजनेस शुरू किया, कारोबार किया, और बहुत सारी संपत्तियां लखनऊ में, कई बड़े प्रोजेक्ट, अपार्टमेंट बनाए, होटल बनाए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। ये संपत्तियां, कहा जा रहा है कि ये जो संपत्तियां बनी है उसमें अतीक का अघोषित पैसा, जो काली कमाई है, वो लगा हुआ था। बहुत सारे और लोगों का, जो पॉलिटिकल लोग हैं, कारोबारी हैं बड़े, जिनका ब्लैक मनी था, वो खपाया गया था। अब एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सारी संपत्तियों का चिन्हीकरण हो रहा है। चिन्हीकरण के बाद वो संपत्तियां जब्त की जाएंगी। तो ऐसे में एसआईटी की नज़र में मोहम्मद मुस्लिम सबसे बड़ा आदमी था, जिसको असद ने कुछ दिन पहले फ़ोन किया था। उसका सोशल मीडिया पर वो ऑडियो वायरल हुआ था। असद और मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत का, आपस में दोनों की बातचीत हो रही थी। तो उसके पास बहुत सारा पैसा है। असद भी उससे पैसा मांग रहा था। और आपको याद होगा कि उमेश पाल की हत्या से पहले जब असद लखनऊ आया था तो इसी बिल्डर से पैसा लेके 80 लाख रुपए प्रयागराज गया था, और वहां शूटरों को ये पैसा, कहा जा रहा है, दिया गया था। तो बिल्कुल ये पूरी तरह से इस हत्याकांड में शामिल है मोहम्मद मुस्लिम, और तमाम चीजें खुलासा हो रहा है उसको लेकर सामने आ रही है। हमारे साथ विवेक, आप बने रहिए। और बड़ी खबर आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एसआईटी के रडार पर शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप के 200 मेंबर हैं, और अतीक के बेटे असद ने ये शेरे अतीक के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ग्रुप में प्रयागराज, कौशांबी और फतेहपुर के करीब 200 युवक शामिल थे। उमेश पाल हत्याकांड के कुछ दिन पहले इस व्हाट्सएप ग्रुप को डिलीट किया गया था, और उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले ग्रुप बंद होने की भी जांच एसआईटी कर रही है। तो देखिए, यही वो ग्रुप था शेरे अतीक जो असद ने बनाया था, और ये डिलीट किया गया था कांड से पहले। इसको भी लेकर जांच कर रही है एसआईटी। हमारे साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोइन, ये जो शेरे अतीक ग्रुप है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? एसआईटी किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ा रही ग्रुप को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी उसके बाद पुलिस ने जो जांच शुरू की थी, उसी में ये सामने आया था कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद ने शेरे अतीक के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें उसके तमाम करीबी जुड़े हुए थे, और उसमें एक धर्म विशेष के लोग को लेकर के बातचीत की जाती थी। कुछ एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट किया जाता था, और इसमें अतीक अहमद का गुणगान किया जाता था, उसके लिए मरने मारने की बातें की जाती थी। बहरहाल उमेश पाल शूट आउट केस से कुछ दिनों पहले ही असद इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था, और असद के लेफ्ट होने के बाद एक एक कर तमाम लोग जो है वो इस ग्रुप को छोड़ चुके थे। हालांकि उमेश पाल शूट आउट केस के दौरान ये ग्रुप एक्टिवेट था। इस बीच अतीक और अशरफ की हत्या की जांच जो एसआईटी कर रही है, उसको इस बात की जानकारी मिली है कि अरुण मौर्य, जो कि अतीक और अशरफ की हत्या का एक आरोपी है, जिसे मौके वारदात से गिरफ्तार किया गया था, वो भी इस शेरे अतीक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसमें जिस तरीके की बातें की जाती थी, जिस तरीके से अतीक और अशरफ का गुणगान किया जाता था, जिस तरीके से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता था, उससे दुखी होकर के, उससे व्यथित होकर के वो इस ग्रुप से लेफ्ट हो गया था। तो इस तरीके की जानकारी एसआईटी को मिली हुई है, लेकिन अभी ये पुख्ता नहीं है कि अरुण मौर्य के बारे में जो ये बातें कही जा रही हैं वो सच है या गलत है। तो बहरहाल अरुण मौर्य से बाकी तमाम बिंदुओं के साथ साथ हत्या से जुड़े हुए तमाम पहलुओं के साथ साथ जो एसआईटी है वो शेरे अतीक नाम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस बारे में भी पूछताछ कर रही है, उस बारे में भी पड़ताल कर रही है कि जो दावा किया जा रहा है कि जो एक शूटर था वो शेरे अतीक ग्रुप से जुड़ा हुआ था, यानी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद से पहले से संपर्क में था। तो इस बात की छानबीन की जा रही है। कल तक यानी तकरीबन 30 घंटे और तीनों शूटर एसआईटी की कस्टडी में रहेंगे। फिर कल शाम 5 बजे तक उन्हें प्रतापगढ़ की जेल में दाखिल करना होगा। तो अभी तक हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही थी, और अब जो बचा हुआ वक्त
तक थे, उसमें इन तीनों शूटरों से तमाम अन्य पहलुओं पर, तमाम अन्य बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी। जैसे उनके बयान के आधार पर प्रयागराज की जो एसआईटी है उसने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। रेलवे स्टेशन के पास से एक होटल के कमरे से ये 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और दावा ये किया जा रहा है कि इसी कमरे में तीनों शूटर वारदात को अंजाम देने के लिए रुके हुए थे, लेकिन दोनों मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकालकर फेंके जा चुके हैं और उसे पूरी तरीके से डिलीट किया जा चुका है जो डेटा है। तो अब एसआईटी के लोग इस कवायद में लगे हुए हैं कि इनका जो डेटा है वो किसी तरीके से रिकवर किया जा सके और ये पता लगाने की कोशिश की जा सके कि पिछले कुछ दिनों में ये शूटर किससे बातचीत कर रहे थे, किनके संपर्क में थे, किनसे सबसे ज्यादा बातचीत होती थी और क्या अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे कोई आका भी था, कुछ और मददगार भी थे। तो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं और एसआईटी का दावा है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, पूरे मामले का वर्कआउट किया जाएगा। बिल्कुल, उस पर पूरी जांच चल रही है। शुक्रिया आपका मुझे जानकारी के लिए, अपडेट्स को देने के लिए। बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर भाजपा विधायक बंबालाल दिवाकर की धमकी का मामला सामने आ रहा है। भाजपा विधायक ने फोन पर धमकी मिलने की शिकायत की है। पुलिस ने विधायक को धमकी मामले में केस दर्ज कर लिया है। उन्नाव के सफीपुर से भाजपा के विधायक है बंबालाल दिवाकर। सोशल मीडिया पर भी विधायक को धमकी देने का आरोप है, तो विधायक की धमकी के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उन्हें धमकी दी जा रही थी। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि आनंद कुमार मिश्रा जो माखी का निवासी है, उसके द्वारा माननीय विधायक सफीपुर श्री बंबालाल जी को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं जालौन के लहारिया पुरवा में छप्पर गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। छप्पर गिरने से मां और 2 बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लहारिया पुरवा में यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे हैं। दर्दनाक मौत हुई है। छप्पर गिर गया था और मां और 2 बच्चे की इसमें दबकर मौत हो गई। और बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर रोडरेज में कारोबारी रचित चौहान की हत्या हो गई। 2 बाइक सवार बदमाशों के साथ विवाद हुआ था और विवाद के बाद युवकों ने रचित चौहान को गोली मार दी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित रजत विहार के पास ये वारदात हुई है। तो बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर रोड रेस के बाद जो विवाद हुआ उसमें एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। रचित चौहान नाम है उनका। 2 बाइक सवार बदमाशों के साथ विवाद हुआ था और विवाद के बाद युवकों ने रचित चौहान को गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने रचित चौहान को मृत घोषित कर दिया। नोएडा के सेक्टर 62 स्थित रजत विहार के पास की ये वारदात है। और अंकित कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, ये पूरा मामला जो है ये कहां से शुरू हुआ था और पुलिस क्या कर रही फिलहाल? देखिए, आपको बता दूं कि जो रजित चौहान है वह जो खोड़ा स्थित उनकी बकायदा एक व्यापारी है, उनकी दुकान है, जिसको लेकर देर रात वह अपनी दुकान को बंद करने के बाद जो खोड़ा से नोएडा की तरफ आ रहे थे, लेकिन वहीं 62 स्थित जो बताया ये जा रहा है कि जो 2 बाइक सवार है उनकी किसी बात को लेकर आपस में भिड़ंत हो गई थी। भिड़ंत के बाद जो बाइक सवार युवक थे, कहा जा सकता बदमाश थे, उन्होंने जो रजित के ऊपर एक के बाद एक करीब 3 राउंड फायर किए, जिसमें रजित को भी गोली लग गई। जिसके बाद जो आनंद फरन में देर रात के करीब 11:30 से 12 बजे का मामला बताया जा रहा है। तो वहां पे कहीं ना कहीं रोड जो सुनसान रहते हैं, तो काफी देर तक बताया जा रहा है जो रजित है वो घायल हो गए थे, जिस कारण काफी उनकी ब्लीडिंग हो गई थी। वही काफी समय बाद जब आनंद फरन में जो आसपास के लोगों ने और जो मौजूदा पुलिस है उन्होंने उसको नियर के जो नजदीक अस्पताल है वहाँ भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर देगा। देखिए, आपको बता दें कि अभी की बात की जाए तो पुलिस द्वारा ये कहना है कि उनके द्वारा बकायदा 4 टीमें जो नियुक्त करी गई है और जो आरोपी हैं उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन देखिए, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी है, जिस तरीके से कहा सुनी हुई है और कहा सुनी के बाद बताया ये भी ज्यादा झपटमारी भी हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोड रेस का मामला भी दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से गोलियां चल रही हैं ताबड़तोड़ बदमाशों की तरफ से अलग अलग जिलों में, वो चिंता की बात उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बन गई। शुक्रिया अंकित आपका लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।